मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं साकेत के मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में काम करता हूँ, वहाँ पे हेड ऑफ़ पेन मैनेजमेंट की तरह। तो हमारा जो आज का सेशन है ये नेक पेन के ऊपर है और नेक पेन को आम भाषा में सर्वाइकल भी कहा जाता है और मेडिकल भाषा में इसको सर्विकैल्जिया यानी कि गर्दन से उठने वाला दर्द बोला जाता है। और गर्दन में जो उम्र के साथ बदलाव आता है या घिसाव आता है उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो अभी लॉकडाउन के दौरान मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आए गर्दन का दर्द लेकर के, क्योंकि वो सब लोग घर से काम कर रहे थे और जब घर से काम कर रहे थे तो उनका टेबल, डेस्क, उसकी हाइट, लैपटॉप की हाइट, वो सब कुछ चेंज हो रहा था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों के वर्किंग आवर्स भी बहुत लंबे थे, तो उन सब की वजह से गर्दन पे शायद एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये परेशानी हुई और वो मेरे से आए काफ़ी लोग कंसल्ट करने के लिए। तो जो हम गर्दन के दर्द के बारे में बात कर रहे थे, तो गर्दन का दर्द ज़रूरी नहीं है कि गर्दन में ही रहे। जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से दर्द उठता है वो बहुत बार आगे की तरफ जाता है, सर दर्द की तरह, और इस खास तरह के सर दर्द को हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं, यानी कि गर्दन से उठने वाला सर दर्द। ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि सर दर्द यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो गर्दन से आ रहा है। और बहुत सारे लोग जब इस कंडीशन का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो ये डायग्नोसिस मिस हो जाता है काफ़ी बार, और इसको डायग्नोस करना आसान भी नहीं है। तो बहुत सारे सर दर्द हैं जो एक्चुअली गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से उठते हैं, और इनको पकड़ पाने के लिए जो हमें क्लू मिलता है वो ये है कि गर्दन की मूवमेंट से दर्द ज़्यादा बढ़ता है, दर्द हमेशा एक ही साइड रहता है और दूसरी साइड नहीं जाता है, और जैसे जैसे गर्दन मूव होगी उसमें दर्द में प्रभाव पड़ता है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये कभी कभी क्लू होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए। खैर, हम बात कर रहे थे गर्दन के दर्द के बारे में। तो बहुत बार गर्दन का दर्द जो है वो कंधे की तरफ जाता है, और ऐसा उठने वाला दर्द नसों से भी उठ सकता है और जोड़ों से भी उठ सकता है। उसके अलावा ये दर्द बाजू में भी जा सकता है। बाजू के अंदर झंझनाहट, कमज़ोरी या जलन या सुनपना, ये सब भी आ सकता है गर्दन की दर्द की वजह से। और जो एक और कॉमन चीज़ जो मैं देखता हूँ, गर्दन के नीचे से उठने वाला दर्द हम बहुत बार नीचे की तरफ जाता है, यानी कि जो शोल्डर ब्लेड हैं या जो पीछे की तरफ जो दो हड्डियां हैं उनके बीच में, स्पाइन के बिल्कुल साइड में। और ये बहुत बार ऐसा वाला दर्द जो है उसका भी डायग्नोसिस बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि लोग जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम को ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो दर्द गर्दन से उठ रहा होता है। तो गर्दन से उठने वाला दर्द कॉन्स्टेंटली हो सकता है, यानी कि हर समय रहे, या ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी आए, जैसे कि मेरी गर्दन पे स्ट्रेन पड़ रहा है, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ बहुत देर तक गर्दन को झुका करके, तो हो सकता है कि 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दर्द करने लगे, क्योंकि मैं एक ही पोजीशन पे हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत में ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है, लेकिन उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कि हमेशा के लिए, मतलब ज़्यादा समय के लिए रहती है, और धीरे धीरे करके फिर ये कॉन्स्टेंटली यानी कि हर समय रहने लग जाती है। दर्द के अलावा मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि गर्दन जो है ऐसे टर्न नहीं कर पा रहे हैं लोग, और ये भी एक कॉमनली देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। उसके अलावा शोल्डर की मूवमेंट में भी कभी कभी दर्द आता है, एक्चुअली गर्दन की प्रॉब्लम की वजह से, और हाथ में भी कमज़ोरी आ सकता है। तो ये सारे गर्दन की दर्द से उठने वाले सिम्टम्स हैं। और इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें कि क्या कारण हो सकते हैं इस दर्द के, तो थोड़ा सा गर्दन की बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो गर्दन है, जिसे कि हम ये सर और यहाँ चेस्ट या रिब केज के बीच वाले हिस्से को कहते हैं, और इसके अंदर 7 हड्डियाँ होती हैं। तो यानी कि स्कल, यानी कि हमारा जो सर है उसको सपोर्ट करती हुई, और नीचे यहाँ पे रिब केज तक पहुँचने तक 7 हड्डियाँ हैं बीच में, इतनी छोटी सी जगह में, और वो हड्डियाँ एक के ऊपर एक बैठी हुई हैं, और उनको हमारी इतनी अच्छी इस पर मूवमेंट हो सकती है कि हम गर्दन को ऐसे मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। उन 7 हड्डियों के अंदर जो मूवमेंट आती है उसकी वजह से ऐसे होता है। तो जब ये हड्डी एक के ऊपर एक होती है तो आगे की तरफ इनमें डिस्क होती है। डिस्क एक आप स्पॉन्ज की तरह या एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। जब हम गर्दन मोड़ते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है, जब हम ऐसे पीछे को करते हैं तो थोड़ी सी और जगह मिलती है और पीछे वाले हिस्से पर दबाव पड़ता है। तो वो हर 2 हड्डियों के बीच में एक डिस्क है, और पीछे की तरफ हर 2 हड्डियों के बीच में एक जोड़ है। तो 7 हड्डियां हो गई, कितने सारे जोड़ हो गए पीछे की तरफ, और कितनी सारी डिस्क हो गई आगे की तरफ, और इन सब की वजह से ही हमारी गर्दन में इतनी अच्छी मूवमेंट आ पाती है।
तो उसके अलावा हर 2 हड्डियों के बीच में से एक नस निकल रही होती है, और वो जो नीचे वाले हिस्से से जो नसें निकलती हैं गर्दन में से, वो यहाँ कंधे के ऊपर से होती हुई हमारी बाजू में जाती हैं। और हर नस जो है हाथ के एक हिस्से को सप्लाई करती है, यानी कि जो यहाँ वाली नस है जो अंगूठे तक जाती है वो 5वीं और 6ठी हड्डी के बीच में से आती है, और जो यहाँ पे जो आती है वो 6ठी और 7वीं के बीच में से आती है। तो ऐसे हमें अगर 5वीं और 6ठी हड्डी के बीच में जो डिस्क है, अगर उसकी नस पे दबाव हो तो उसका दर्द बहुत बार इस जगह पे, हाथ पे, अंगूठे तक आता है। तो इस तरीके से कि आपका दर्द कहाँ पे आ रहा है, किस तरह का दर्द है, कहाँ तक जा रहा है, इससे भी डॉक्टर जो है वो गैस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है गर्दन में वो कहाँ पे हो सकती है। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी गर्दन की बनावट के बारे में। उसके अलावा जो है हमारी बहुत सारी मसल्स होती हैं जो हमारी गर्दन को सपोर्ट करती हैं और उसको सीधा रखती हैं, और बहुत बार जब इन मसल में कोई टेयर हो जाता है या स्पैज़म हो जाता है तो उसकी वजह से भी दर्द आता है। खैर एनीवेज, तो अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि गर्दन में उठने वाले दर्द के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जो अगर मूलतः मैं उसके कारणों को डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो एक बहुत बड़ा कारण है मसल से उठने वाला दर्द। तो मसल और लिगामेंट जो होते हैं, कई बार उनमें एकदम से कुछ काम करने की वजह से खिंचाव आ जाता है या इंजरी हो जाती है, और उसकी वजह से उनको जो है दर्द आने लगता है। और ऐसा वाले दर्द का टिपिकली ये होता है कि बोलते हैं यहाँ पे दर्द है, एक लोकेशन बताते हैं, और ज़्यादातर वो गर्दन की नीचे वाली तरफ होती है कि यहाँ पे दर्द है, और वहाँ पे छूने से, दबाने से भी दर्द होता है, और उनकी गर्दन की मूवमेंट बहुत स्टिफ हो जाती है। तो ये इसको हम मसल स्पैज़म भी कह सकते हैं। इसको हम मायोफेशियल, मायो मतलब मसल, फेशियल मतलब जो फेशिया प्लेन्स होते हैं, मायोफेशियल पेन भी कहते हैं, और इनको हम कभी कभी ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते हैं, यहाँ पे दबाने से कहीं और दर्द। तो ये जो मसल के स्पैज़म्स हैं ये बहुत कॉमन है। मसल की जो लोकल इंजरी है इसकी वजह से उठता है जो गर्दन का दर्द, वो भी बहुत कॉमन है, और इसको आराम से ज़्यादातर केसेस में ट्रीट किया जा सकता है दवाइयों की मदद से या सिंपल इंजेक्शंस की वजह से जो ओपीडी में भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा गर्दन के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है आपका लाइफस्टाइल, यानी कि आप आपका स्क्रीन टाइम क्या है, मतलब आप कितने टाइम बैठ करके यूँ मोबाइल पर टेक्स्ट करने में लगे हुए हैं, आप कितने टाइम लैपटॉप पे काम करने में लगे हुए हैं, आपकी लैपटॉप की हाइट कितनी है। और ज़्यादातर लोगों की लैपटॉप की हाइट ख़राब रहती है। लैपटॉप पे जब आप काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे आप जब काम कर रहे हैं तो जो आपकी स्क्रीन की हाइट है, जो आपका स्क्रीन का अपर 1/3 पार्ट है वो आपकी आँखों के लेवल पे होना चाहिए। तो इस लेवल पे मेरी स्क्रीन होनी चाहिए, और इसको करेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे टेबल्स आते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऊपर की हाइट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास मोटी मोटी किताबें होंगी, और अगर नहीं है तो मेरे पास बहुत सारी हैं, प्लीज़ मुझसे ले लीजिए। तो उन किताबों की मदद से आप अपनी हाइट भी उस जहाँ पे आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप रखा है उसको बढ़ा सकते हैं, उससे आपकी गर्दन में भी कम स्ट्रेन पड़ेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मोबाइल पे बात करते हुए यूँ मोबाइल को यूँ पकड़ करके साथ में और काम करते हैं, उससे भी काफ़ी अनकस्टम स्ट्रेन पड़ता है। आजकल बहुत लोग टेक्स्ट करते हुए गर्दन को यूँ रखते हैं पूरा टाइम। तो जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, यानी कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे अपना काफ़ी समय बिताते हैं, उन लोगों को ऐसी परेशानी ज़्यादा होती है। और इनको करेक्ट करना सिंपल है। रादर देन यूँ पकड़ने के बजाय आप एक स्पीकर लगा लीजिए या हेडफोन्स लगा लीजिए, या उसको स्पीकर फ़ोन पे डाल सकते हैं, नहीं तो आजकल इतने सारे ब्लूटूथ हेडफोन्स आ रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल लैपटॉप उठा के ले जाते हैं, भारी भारी बैग्स होते हैं लेडीज़ के या जेंट्स के जो कंधे पे टांग करके ले जाते हैं, उनकी वजह से भी मसल्स पे काफ़ी खिंचाव पड़ता है और ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हम बात कर रहे थे गर्दन से उठने वाले दर्द के कारणों की, और हमने पहली बात करी मसल्स की वजह से और लिगामेंट्स की वजह से। दूसरी बात जो हम करेंगे हड्डियों या जोड़ों की वजह से। अब हड्डियों की वजह से या जोड़ों की वजह से, अब जो जोड़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 हड्डियां हैं और हर 2 हड्डियों के बीच में जोड़ हैं, और ये जोड़ जैसे एक गाड़ी का टायर होता है, वो चलता है तो घिसता है, ऐसे ही ये हमारे जोड़ हैं। जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं या बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही इन जोड़ों पे भी बदलाव आता है। और जब बदलाव आता है तो ये थोड़े से आर्थराइटिक हो जाते हैं उम्र के साथ। और जैसे जैसे ही इनका थोड़ा सा आर्थराइटिस आना शुरू होता है या इनके अंदर वियर एंड टेयर होता है, तो ये एक दर्द का कारण काफ़ी कॉमनली बन सकते हैं। और इनसे उठने वाला दर्द जनरली एक अकड़न की तरह, एक भारीपन की तरह
गर्दन में महसूस होता है। और कभी कभी वो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आगे की तरफ भी जा सकता है और नीचे छाती की तरफ भी, पीछे की तरफ जा सकता है, और कभी कभी कंधे तक भी जाता है इधर। तो ये जोड़ों से उठने वाला दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और पहले हम ये ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में देखते थे, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, और जल्दी भी आता है। आजकल मैं काफ़ी यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखता हूँ, मतलब 30-40 की उम्र में भी मैं ये प्रॉब्लम देखता हूँ। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो आती है वो नसों के ऊपर दबाव की वजह से आती है, यानी कि गर्दन के अंदर हमारी बहुत सारी नसें चल रही हैं, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, और हर दो हड्डियों के बीच में से एक नस निकल करके बाहर जाती है बाजू की तरफ। मान लीजिए अगर एक डिस्क थोड़ा सा पीछे अपनी जगह से हट करके इन नसों पे दबाव डाल रही है, तो उसकी वजह से भी दर्द आएगा। पे जो दबाव आता है वो स्पाइन के अंदर आ सकता है, या जब स्पाइन से बाहर निकल रही होती है तब आ सकता है, और उसका जो दर्द आएगा वो या तो खाली गर्दन में भी रह सकता है या हाथ में भी जा सकता है। जैसे हमने पहले बात करी थी, हर एक नस निकल करके हाथ के एक स्पेसिफिक एरिया में जाएगी, तो जब एक नस पे दबाव आएगा तो उसी एरिया में दर्द आता है। और ये वाला दर्द ज़्यादातर बिजली के झटके की तरह, या सुनपने की तरह, या झंझनाहट की तरह महसूस होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला दर्द होता है। लोगों को सोने नहीं देता, काम नहीं करने देता, कभी कभी हाथ में कमज़ोरी भी आने लगती है। तो ये एक और बहुत कॉमन कारण है। उसके अलावा जो कारण है गर्दन के दर्द में, कभी कभी ये ट्रॉमा के बाद शुरू होता है। मान लीजिए किसी का गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, जिसे हम विप्लैश इंजरी बोलते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे से आके किसी ने गाड़ी मार दी, तो आपकी गर्दन को एक झटका लगता है, पहले आगे फिर यूँ ऐसे पीछे की तरफ, और बहुत बार ऐसे झटके से जोड़ों वाला या लिगामेंट वाला या मसल वाला कोई इंजरी हो जाता है, ज़्यादातर जोड़ों वाला, और उसकी वजह से भी ये गर्दन का दर्द उठ सकता है। ऐसे बहुत सारे हम मरीज़ देखते हैं जिनको ये शुरुआत एक एक्सीडेंट से हुई, और उसके बाद लंबे समय तक ये दर्द रहा, जब तक कि उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ या उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। अगर हम अगर हमने ये जान लिया कि क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका आगे डायग्नोसिस कैसे बनता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, अभी तो मैंने बहुत सारे डिस्कस भी नहीं किए हैं, लेकिन ये कॉमन वाले कारण हैं। और जब हम डायग्नोसिस बनाने के लिए आते हैं कि इनमें से कौन सा कारण हो सकता है आपके गर्दन के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए सबसे पहले हम मरीज़ की हिस्ट्री लेते हैं, मतलब कि कब से दर्द था, कैसे शुरू हुआ, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस चीज़ से बढ़ता है, गर्दन हिलाने से क्या फ़र्क पड़ता है, दिन में रात में क्या फ़र्क है, किस तरह का दर्द है। ये सब चीज़ें जब हम विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि दर्द कहाँ से आ रहा हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हर दर्द की एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि अगर वो नसों की वजह से उठ रहा है तो हाथ में भी जाएगा, या हाथ में झंझनाहट, सुनपना कर सकता है, तो इससे मुझे आइडिया होगा कि वो नसों की तरफ से उठ रहा है। तो ये सब कारण, ये सब हिस्ट्री में हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं कि गर्दन में दर्द कहाँ पे है दबाने से, मूवमेंट कैसी है, बाजू में सेंसेशन कैसी है, बाजू के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर नसों पे दबाव है तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो दब जाते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि अच्छा ये नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं सुनपना आ रहा है तो भी हमें लगता है कि अच्छा ये नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर जो हम मांगते हैं वो एक MRI स्कैन मांगते हैं, खास करके अगर ये दर्द लंबे समय तक रह रहा हो या कोई इसमें ऐसी चीज़ हो जिससे हमें चिंता हो। तो MRI स्कैन का फ़ायदा ये होता है कि MRI स्कैन पूरी गर्दन को डिटेल में देखता है, यानी कि वो ना सिर्फ मुझे हड्डियों के बारे में बताता है, बल्कि मुझे नसों के बारे में बताता है, डिस्क के बारे में बताता है, जोड़ों के बारे में बताता है। तो वो एक पूरी पिक्चर देता है। जबकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने एक्सरे करा लिया, सब ठीक है, लेकिन दर्द फिर भी है। नहीं, एक्सरे सिर्फ हड्डियों को इवैल्यूएट करता है, और कुछ हद तक वो ये बता सकता है किसी डिस्क की हाइट कम है। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें एक्सरे से नहीं मिलती है, इसीलिए ये दोनों अलग इन्वेस्टिगेशन है। MRI एक गर्दन के दर्द को इवैल्यूएट करने के लिए बेहतर इन्वेस्टिगेशन है, और ये मैं रूटीनली अपने मरीज़ों में करवाता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी खून की जांच कभी कभी करानी पड़ती है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, आपका क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रहा है, कोई आपके विटामिन लेवल ठीक है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम खून की जांच भी करवाते हैं। उसके अलावा जैसे हमने पहले भी बात करी, कभी कभी हम एक्सरे भी कराते हैं। बोन्स की या हड्डियों की अलाइनमेंट देखने के लिए अलग अलग पोजीशन में एक्सरे कराते हैं कि बेंड करने पे क्या हो रहा है, सीधा करने पे क्या हो रहा है। उसके अलावा हम नर्व्स का टेस्ट कराते हैं, जिन्हें हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि नसों में जो सिग्नल जा रहा है वो कैसा जा रहा है, नसों पे कोई दबाव तो नहीं है,
ठीक ठाक बाजुओं तक जा रही हैं वो, या सेंसेशन कैरी कर रही हैं नहीं, तो ये हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी पे देखते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम एक MRI करवाते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और जिसमें ज़रूरत पड़े तो एक्सरे, CT स्कैन या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कराते हैं। और ये सब चीज़ों को फिर हम ये एक पज़ल, हर एक पेन जो है ना वो एक पज़ल की तरह होती है। तो हमने इस पज़ल के अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया। हिस्ट्री से हमें क्या मिला, एग्जामिनेशन से हमें क्या मिला, इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या मिला, और फिर हम उन सबको फिट करने की कोशिश करते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये दर्द कहाँ से उठ रहा है। और अगर आप ये बात समझ पाएंगे तो आपको ये भी फिर समझ में आएगा कि तभी खाली MRI देख करके डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि MRI में बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं। अगर मान लीजिए मैं 10 नॉर्मल लोगों को ले करके जिनकी गर्दन में कोई दर्द नहीं है उनका MRI करवाऊँ तो मुझे उसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो फाइंडिंग्स दर्द कर रही हैं नहीं, ये MRI हमें नहीं बता सकता। तो कोई भी चीज़ अगर जो नॉर्मल होता है उससे अलग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द करे। इसीलिए हिस्ट्री की ज़रूरत है, इसीलिए एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। हम उन सबको फिट करके देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ ये दर्द का कारण है और इसका इलाज करेंगे। बाकी जो चीज़ें हमें दिख रही थी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से दर्द नहीं आ रहा है। हाँ वो चीज़ें हैं लेकिन उनकी वजह से दर्द नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि इलाज क्या होगा और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ या काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत कर रहे हैं उसको उसमें जो जो फैक्टर्स जो आपके दर्द को ट्रिगर कर रहे हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका दर्द लैपटॉप पे बहुत देर तक यूँ झुक करके काम करने से आ रहा है तो अपने लैपटॉप की हाइट ऊपर करिए। अगर आपके ये वाली फ़ोन वाली प्रॉब्लम है तो अपने वो यूज़ करिए, ब्लूटूथ डिवाइसेस या कुछ भी और, या हेडफोन्स। अगर आपकी प्रॉब्लम मान लीजिए सो के उठ के आने में आ रही है तो उसके लिए आपकी गर्दन का पोस्चर ठीक होना सोते हुए बहुत ज़रूरी है। और अब हम इस पे बात करते हैं कि गर्दन का पोस्चर ठीक होने का क्या मतलब हुआ। तो जब हम सोते हैं तो कुछ लोगों को पीठ पे सोने की आदत होती है, कुछ लोगों को पेट पे और कुछ लोगों को साइड में। सोते हुए गर्दन का न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं अपनी इस साइड पे सो रहा हूँ तो अगर मेरे तकिए का हाइट कम है तो मेरी गर्दन यूँ लटकी रहेगी पूरे समय, तो ये मसल्स पे खिंचाव आ रहा है, तो लाजमी है कि जब मैं सुबह उठूँगा तो यहाँ पे दर्द आ सकता है। ऐसे ही अगर मेरे जो पिलो की हाइट है बहुत ज़्यादा है और मैं इसी तरफ सो रहा हूँ तो मेरी गर्दन यूँ ऐसे मुड़ी रहेगी, तो फिर मसल्स पे खिंचाव आ रहा है। और बहुत बार जब हम सो जाते हैं तो ये हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं या सुबह कभी कभी दर्द की वजह से ही हमारी नींद खुलती है तो ये हमें काफ़ी परेशान करती है। तो अगर आप सुबह सुबह उठ करके आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपने नेक के न्यूट्रल पोजीशन पे ज़रूर ध्यान दें। अब बात करते हैं जो पीठ पे लोग सो रहे हैं। अगर पीठ पे लोग सो रहे हैं और वो बहुत मोटा तकिया ले रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ज़रूरी है ऐसा, अगर यहाँ पे मेरा बहुत मोटा तकिया है तो ये मेरी गर्दन आगे को झुक जाएगी, तो अगेन ये भी न्यूट्रल नहीं है और इसकी वजह से भी गर्दन पे काफ़ी प्रेशर आएगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो तकिया नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी गर्दन यूँ लटक जाती है, इसमें भी गर्दन पे बहुत सारा दबाव और प्रेशर आएगा। तो गर्दन को न्यूट्रल रखना बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रल रखने के लिए अगर आप साइड पे सोते हैं तो पिलो की हाइट ज़्यादा होगी, और अगर आप पीठ पे सोते हैं तो पिलो की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका कोई फिक्स पोस्चर नहीं होता है, कि पहले सीधा लेटे फिर उसके बाद आधी रात में करवट ले लिया। अब वो लोग क्या करें, तो इसके लिए खास सर्वाइकल पिलोज़ आते हैं जिनकी हाइट जो है एक तरफ अलग होती है दूसरी तरफ अलग होती है, तो उनको रात में घुमा करके, जब साइड में गए तो घुमा के उल्टा कर लिया। ये होता है कि आप 2 पतले पिलो लीजिए। जब आप साइड पे लेट रहे हैं तो 2 पतले पिलो से आपका इतना हो गया कि हाइट आपका गर्दन न्यूट्रल रहे। और मान लीजिए आधी रात के समय अगर आप अपनी पीठ पे जा रहे हैं तो एक पिलो निकाल करके साइड पे रख दिया तो उसकी हाइट फिर कम हो गई। और ये थोड़ा समय अजीब लगता है लेकिन बहुत जल्दी इसकी आदत पड़ जाती है। तो फिर अपने आप जब आदत पड़ जाती है तो अपने आप ये हो जाता है कि रात में सोते सोते पता ही नहीं चलता कि जब साइड से पीछे पीठ पे गए तो अपने आप एक पिलो निकल गया, और फिर वापस साइड पे आए तो वो साथ में ही रखा हुआ था पिलो, वो वापस आ गया। तो ये आदत बनाने वाली बात होती है और उससे गर्दन न्यूट्रल रहती है तो बहुत लोगों को काफ़ी आराम मिलता है। तो ये तो बात हो गई लाइफस्टाइल चेंजेस की। लैपटॉप का क्या करना है, अपने डेस्क का क्या करना है, अर्गोनॉमिक्स यानी कि अपनी टेबल लैपटॉप की हाइट का क्या करना है, टेबल की हाइट का क्या करना है, ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो सब लोग कर सकते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में एक ज़रूरी चीज़ और है, स्मोकिंग।
स्मोकिंग से प्रॉब्लम ये होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको है तो वो जल्दी वर्स होगा और उसकी जो आउटकम्स हैं यानी कि लॉन्ग टर्म जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो बढ़ जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है तो जो डिस्क होती है उनके अंदर खून का बहाव नहीं जाता है, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन जाता है वो आसपास की जगह से पोर्स के थ्रू ट्रैवल करके जाता है। तो जब आप स्मोक करते हैं तो वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो डिस्क का न्यूट्रिशन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर वो डिस्क पहले से ही ख़राब है और उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो और जल्दी ख़राब होगी या वो ठीक होने का उसको मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी या ठीक नहीं होगी जल्दी। तो इसलिए अगर आप खास करके डिस्क की प्रॉब्लम में तो स्मोकिंग से दूर रहना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। उसके अलावा हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द से डील करने के लिए। दवाइयों में एक सिंपल तरह की दवाइयाँ हैं जैसे कि जेल हो गया, आप जेल लगा सकते हैं, उससे आराम आएगा, खास करके मसल की प्रॉब्लम है। उसके अलावा सिंपल पेन किलर्स हैं जैसे पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ हो गई जो कि आप ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत बार डॉक्टर लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। ये दवाइयाँ अपने आप लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इससे लंबे समय तक लेने से कभी कभी किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम या स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। उसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, उसके अलावा नसों पे काम करने वाली ख़ास दवाइयाँ होती हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं जिसे हम इस्तेमाल करके इस दर्द को आराम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए उससे भी आराम नहीं आता है तो फिर हम मूव करते हैं इंजेक्शंस की तरफ। और साथ में एक और चीज़ जो है वो है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी का काम ये है कि आपकी गर्दन को जो सपोर्ट करने वाली मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको स्ट्रॉन्ग रखना ताकि वो आपके गर्दन के भाग को, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट दे पाएँ, ठीक है। और ये हम कोई भी ट्रीटमेंट करें उसमें इसका रोल रहता है और ज़रूरी रहता है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं एक सुपरविजन में सीखी जाए, यानी कि जो एक एक्सपर्ट है जिसको पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, जिसको पता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखें और उसके बाद आप घर पे खुद कर सकते हैं। तो सीखने के लिए आपको 2, 4, 5 सेशन लगेंगे, उसके बाद आप घर पे खुद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये जो दर्द हैं गर्दन के, ये स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं, उनका ईयर क्लोजिंग आता है और उनके दर्द बढ़ जाता है। उसके 2 कारण हैं, एक तो कि लैपटॉप कंप्यूटर पे ज़्यादा समय काम कर रहे होते हैं और दूसरा लॉन्ग आवर्स रहते हैं यानी कि लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि जब उनका स्ट्रेस बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है और इसमें मेडिटेशन जैसी चीज़ें काफ़ी आराम करती हैं। उसके अलावा नसों की प्रॉब्लम यानी कि नर्व्स की प्रॉब्लम जो है, एक पीछे एक नर्व होती है जिसे हम ऑक्सीपिटल नर्व कहते हैं। गर्दन के ये जो सर का ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम ऑक्सीपोट कहते हैं और इस हिस्से को जो नस सप्लाई करती है उसको ऑक्सीपिटल नर्व कहते हैं। बहुत बार ये नस एक दर्द का कारण बन जाती है और लोग बोलते हैं कि जैसे कंघी करते हैं तो यहाँ पे सेंसिटिविटी रहती है, यहाँ पे दर्द उठता है, बाल बांधते हैं तो यहाँ पीछे दर्द उठता है। तो ये नर्व उसका एक कारण हो सकती है और इसके लिए सिंपल सा इंजेक्शन होता है जो हम ओपीडी में ही कर सकते हैं, जिससे आपको आराम आने की अच्छी उम्मीद रहती है। तो बस मुझे आज के इस सेशन में इतना ही बताना था। तो अब आज का ये सेशन मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।